नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको हम यही बता देते हैं एनसीईआरटी से क्यों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सीटेट का आयोजन होता है पूरे भारत में होता है। अगर इसका आयोजन पूरे भारत में हो रहा है तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसी बुक से पूछे जाएंगे जो पूरे भारत में चलती हो। ऐसी बुक से नहीं पूछे जाएंगे जो सिर्फ एक राज्य में चलती हो। दोस्तों आपकी बुक कौन सी है? वह आपकी बुक है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी दोस्तों जो आपकी पूरे भारत में चलती है, इसलिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया तो एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा सीटेट एग्जाम के लिए। क्यों नहीं जाएगा ये चीज आपने जान लिया, क्योंकि दोस्तों इसका आयोजन पूरे भारत में होता है। हम सब आप सबके लिए डेली एनसीईआरटी की क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें अलग से उपलब्ध करा रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों 2011 से लेके अब तक जितने भी आपके एग्जाम हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी हम सब डेली सॉल्व करा रहे हैं। आपको जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। आज जो हम सब क्लास को कवर करें वो आपकी क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है इसी को हम सब कवर कर रहे हैं, जिसमें हम सब 7वां चैप्टर को लिए हैं, जिसमें पौधों को जानिए। इस टॉपिक को हम सब कवर करेंगे। जो टॉपिक हम सब कवर करते हैं कैसे करते हैं पहले आपको यह बता देते हैं। सबसे पहले हम सब इस सभी टॉपिक को थ्योरी वाइज समझेंगे, फिर लास्ट में इसी टॉपिक से संबंधित जो आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को समझेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम जो चैप्टर पढ़े हैं, जो टॉपिक को पढ़े हैं, उससे हमारे सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं नहीं पूछे गए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों साथ में ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। ये क्लास की यहाँ से शुरुआत करते हैं। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ विशालकाय हैं, जबकि धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं जबकि कुछ की पत्तियां लालिया युक्त होती हैं। कुछ पौधे के फूल बड़े एवं लाल होते हैं, कुछ के नीले तथा कुछ पौधे के पुष्प ही नहीं होते हैं। अपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे में, देखिए इसमें बताने का प्रयास करें। सबसे पहले पौधे की एकदम बेसिक चीज बताने के प्रयास करें। पौधे का हम सब देखते हैं, कुछ पौधे का पत्तियां हरी होती हैं, कुछ की पीली होती हैं, कुछ के लाल नुमा होती हैं, कुछ पेड़ बहुत बड़े होते हैं, कुछ पेड़ बहुत छोटे होते हैं। इन सब के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जाने, इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के, अब देखिए हमने सबसे पहले पौधे को जान लिया। पौधे कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, पत्तियां हरी होती हैं, आपके लाल होती हैं, पीली होती हैं। अब हम सब पौधे के एक एक भाग के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये एक पौधा दिया गया है, पौधे का ये पौधा है, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें देखिए कि पौधे का यह ऊपर भाग हो गया, यहाँ पे जड़ हो गया, ये सब इसके तने हो गए, या पत्ती हो गया, या फूल हो गया। इसके बारे में हम और चर्चा करते हैं। बीज अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7 वह जो चित्र हमने देखा, पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि में नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधे से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। अब हम समझेंगे शाख, झाड़ी और वृक्ष के बारे में। किसकी बात करें? शाख किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं, वृक्ष किसे कहते हैं। उन पौधे के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं। जो पौधे आपसे कम लंबे हैं उनको आप देखिए, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं उनको देखिए। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर है, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधे के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पे बताने का प्रयास करें, आप कुछ पौधों को लीजिए और उन्हें स्पर्श करिए। कुछ के जो तना होता है बहुत मुलायम होगा, लेकिन कुछ का तना बहुत हार्ड होगा।
जैसे अभी आम का पौधा ले ले, आम का पौधा आप लेंगे तो कैसा रहेगा? आम का पौधा लेने के बाद उसका तना आप छुएंगे बहुत कड़ा रहेगा, और उसे आप टच करेंगे मोड़ेंगे तो जल्दी नहीं मुड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई पौधा लीजिए जो जिसका तना बहुत मुलायम हो, जैसे अभी जो छोटे छोटे फूल के पौधे होते हैं उसको आप देखिए, उसको आप लेंगे तो उसका तना मुलायम होता है। मटर का पौधा लीजिए, इसका आपका मुलायम रहेगा। अब हम इन सब में अंतर जानेंगे, कैसा क्या अंतर होता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है पौधे के संवर के बारे में। जैसे पौधे का नाम टमाटर है दोस्तों, कैसा होता है टमाटर? छोटा होता है। कैसा? हरा होता है, कोमल होता है। हाँ, आप कहेंगे टमाटर हरा भी होता है और कोमल भी होता है। मोटा होता है? कहीं मोटा नहीं होता। कठोर होता है? नहीं होता। तने का आधार से नहीं, तने के ऊपर से। शाखाएं कहाँ से निकलती हैं? तने के ऊपर से शाखाएं निकलती हैं कि तने के आधार से निकलती हैं? फिर है पौधे का संवर्ग, क्या है दोस्तों? ये शाख है। टमाटर किसमें, किस श्रेणी में आता है? टमाटर को हम लोग शाख कहते हैं। आम की बात करें तो कैसा होता है? ये बहुत लंबा होता है, हरा होता है, कोमल होता है, मोटा होता है, कठोर होता है। आप कहेंगे हाँ, आम का पौधा मोटा भी होता है और कठोर भी होता है। इसकी जो शाखाएं निकलती हैं कहाँ से निकलती हैं? यह तने के ऊपर से निकलती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? वृक्ष बोलते हैं। अब नींबू की बात करें तो यह थोड़ा सा लंबा होता है, कठोर तो होता है, लेकिन इसका जो तना निकलता है कहाँ से निकलता है? आधार के ऊपर से। पौधे किसमें, किस श्रेणी में आता है? झाड़ी में आता है। इसी प्रकार से आप कुछ पौधे के लीजिए, मटर के लीजिए, मतलब आपके दिमाग में जो पौधे आए उसको लीजिए और सोचिए कि इसमें क्या विशेषताएं हैं। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। जो तना निकलता है दोस्तों, फिर हमें यह भी जानना चाहिए कि जो शाखाएं हैं भूमि के पास से, जो शाखाएं निकलती हैं किसी पेड़ से, जो शाखाएं निकलती हैं कहाँ से निकलती हैं? वो भूमि के पास के तने के आधार से अथवा कुछ ऊपर के ऊपर से निकलती हैं। ऐसा नहीं कि जड़ से ही दोस्तों शाखाएं निकलने लगती हैं। शाखाएं या तो जमीन को टच करते हुए निकलती हैं, या तो फिर जो जमीन के जो तन वो जमीन है उसके ऊपर से शाखाएं निकलती हैं। अब हम प्रचित सभी पौधे की साइड 7.1 में वर्गीकृत करेंगे, कुछ उदाहरण दिखाएंगे। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2 यूं 3 कालमों का भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद आप अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। देखिए अब प्रैक्टिकल करने के लिए बोला गया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको आपको हम बताते हैं। सुझाव: पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधे का अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। किसके लिए दोस्तों? जो कोमल तने वाले पौधे हैं इनका अध्ययन हम कैसे करें? खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या होते हैं? देखिए खरपतवार क्या होता है? खरपतवार वह होता है जिसे, अभी आपका घर है, आपके सामने जो छोटे छोटे लकड़ी के कटपीस पड़े रहते हैं, जैसे सरसौटा हो गया या फिर अदर कोई लकड़ी, जब इसे आप एक जगह एकत्रित कर दें, वहां से हटा के आप एकत्रित कर देंगे एक जगह, यही आपका होता है खरपतवार। मतलब कूड़ा, जो आपके घर से कूड़ा निकलता है वही तो खरपतवार कहा जाता है। खेतों में, बगीचों में, गमलों में कुछ अन्य शाही पौधे स्वतः ही उग आते हैं। क्या आपने किसानों के इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? आप कहेंगे हाँ, खेतों से भी खरपतवार उखाड़े जाते हैं। जो जैसे हमने धान लगा दिया है, धान लगाने के बाद उसमें छोटे छोटे घास हो जाते हैं, आप उसे निकाल कर अलग करते हैं, इसको भी आप खरपतवार कहते हैं। आगे समझते हैं। इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों के 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। दोस्तों इन लक्षणों को अगर हम सब ध्यान देंगे तो इसके आधार पर हम सब 3 संवर्गों में इसे हम पौधों को बांट सकते हैं। किन किन संवर्गों में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे हम सहायक झाड़ी और वृक्ष में बांट सकते हैं। आप जानते रहिए पौधों को हम सब 3 श्रेणियों में बांटते हैं। कुछ को हम शाक की श्रेणी में रखते हैं, कुछ को हम झाड़ी की श्रेणी में रखते हैं, कुछ को हम वृक्ष की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हमने टमाटर की बात की थी ना, टमाटर आपका किस श्रेणी में आएगा? टमाटर आपका आता है शाक की श्रेणी में। नींबू आपका किस श्रेणी में आता है? नींबू आपका झाड़ी की श्रेणी में आता है। वृक्ष क्या होता है? वृक्ष आपका जैसे आम हो गया, पीपल हो गया, ये सब किस श्रेणी में आते हैं? ये आपके वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। शाक किसे कहते हैं दोस्तों? जो पौधे हरे हों और कोमल हों, आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे शाक कहेंगे।
अब अपने दिमाग में आप लाइए कि साग के इस श्रेणी में कौन से पौधे रख सकते हैं। जैसे मटर हो गया, मटर का पौधा है आपका हरा भी है और यह कोमल भी है, आप कहेंगे यह साग की श्रेणी में आएगा। यह है आलू का पौधा, आलू का पौधा हरा भी है और यह कोमल भी है, किस श्रेणी में जाएगा, यह आपका साग की श्रेणी में जाएगा। इस प्रकार से आप सोचिए और उसको अलग करने का प्रयास करिए। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं, इनमें ज्यादा शाखाएं नहीं निकलती हैं। यही आपके साग की श्रेणी में ऐसे पौधे को रखा जाता है। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, देखिए यह आपका क्या हो गया, यह आपका साग हो गया, यह आपका क्या हो गया, झाड़ी हो गया, यह आपका वृक्ष हो गया। अगले कुछ पॉइंट पे बढ़ते हैं। कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। कह रहे हैं कि कुछ पौधे की शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती तो हैं, तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, उन्हें हम झाड़ी कहते हैं। झाड़ी किसे कहते हैं? झाड़ी दोस्तों, यह झाड़ी का पौधा मजबूत तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता। इसकी जो शाखाएं निकलती हैं जमीन के पास से निकलती हैं, जमीन के ऊपर से निकलती हैं, यह आपकी झाड़ी कही जाती है। ये ज्यादा लंबे पौधे नहीं होते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, उन्हें वृक्ष कहते हैं। अब देखिए आम का जो तना होता है, क्या आम की जो जड़ होती है उसके उसके पास से कोई शाखाएं निकलती हैं? नहीं निकलती हैं। जो वृक्ष होता है उसकी शाखाएं काफी ऊपर से निकलती हैं, उसे आप वृक्ष कहते हैं। वृक्ष की श्रेणी में बहुत सारे वृक्ष आते हैं, आप देखेंगे जो विशालकाय होते हैं। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत सारणी 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं? जो आप ऊपर अभी हमने बताया था ना, उसको भरने के लिए बोला जा रहा है। पहले जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये साग, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है। आपके विचार में इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए कह रहे हैं कि कौन से, जैसे मनी प्लांट हो गया, सेम हो गया, लौकी हो गया तथा अंगूर के तने हो गए, इन सबको हम किस श्रेणी में रखते हैं? इनमें से कुछ पौधे हैं जो खुद ही रहते उगते हैं, लेकिन कुछ पौधे आप देखेंगे एक सहारा लग रहा है। जैसे अभी लौकी का पौधा आप देखेंगे, लौकी का पौधा किसी सहारे के बिना नहीं रह सकता। मनी प्लांट बिना सहारे के नहीं रह सकता, अंगूर बिना सहारे के नहीं चल सकता। तो इन पौधों को हम क्या कहेंगे? कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इसे विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से, आगे बताते हैं, देखिए विसर्पी लता आप किसे कहेंगे? विसर्पी लता कहेंगे जो पौधे सीधा नहीं खड़े होते और जमीन पर ही फैल जाते हैं, उससे आप विसर्पी लता कहते हैं। विसर्पी लता बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में इससे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। विसर्पी लता मतलब जो जमीन पर ही फैलते हैं, उसे आप विसर्पी लता कहते हैं, वह खड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको आपके चित्र में दिख रहा होगा, खरबूजा दिख रहा है। खरबूजा क्या है? यह आपका विसर्पी लता है, यह जमीन पे ही फैल के फटता है। अब हम सब कुछ पौधों की बात कर रहे हैं ना, कि कुछ पौधे सहारा के साथ ऊपर चढ़ते हैं। आप यहाँ पे देखें एक पौधा है कुछ ऊपर चढ़ रहा है। जो पौधे सहारे के साथ ऊपर चढ़ते हैं उसे हम आरोही लता के नाम से जानते हैं। आगे हम देखते हैं, इसकी चर्चा किया गया है। यहाँ पे ऊपर चढ़ जाते हैं ऐसे पौधों को आरोही कहलाते हैं। ये साग, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न होते हैं। किससे दोस्तों? विसर्पी लता और आरोही लता। आप दोनों में अंतर जानते रहिए। विसर्पी लता होता है जो जमीन पे ही फैलता है, जमीन पे ही फैलते हैं। और आरोही लता वो लता होते हैं जो किसी के सहारे से ऊपर चढ़ते हैं, जैसे मनी प्लांट। मनी प्लांट आपका क्या है? मनी प्लांट है दोस्तों, किसी के सहारे से ऊपर चढ़ता है, यह आपका आरोही लता कहलाता है। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधे की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो दो पौधे के नाम लिखिए। अपने मन में सोचिए, कुछ विसर्पी लता के पौधे के नाम, कुछ आरोही पौधे के नाम। अब हम सब तना की बात करते हैं। तना होता क्या है? आपने अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखे तथा उनके तने पर पाई जाने वाले विभिन्न संरचनाएं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा
लिए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा कि तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल व फूल होते हैं। जो तना होता है दोस्तों, तने में ही दोस्तों क्या निकलते हैं? पत्तियां निकलती हैं, तने में ही शाखाएं निकलती हैं, तने में कलियां निकलती हैं, तने में ही फूल लगते हैं, तने में ही फल लगते हैं। यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिया गया है। आवश्यक सामग्री: एक गिलास में जल, लाल स्याही, शाकी पौधे तथा एक ब्लेड। तना क्या कार्य करता है दोस्तों? जो तना होता है वह पौधे का क्या कार्य करता है? तने का काम क्या होता है उसको आपको बताना है। समझते हैं। गिलास को एक तिहाई जल से भरें। जल में लाल स्याही, कुछ बूंदे डाल दें। साग के तने को गिलास में रखें जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं को अवलोकन कीजिए। क्या इस शाख में कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और सिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुंचा? अब आपको बताएंगे कि जो इस यहाँ पे पौधा था ना, इसमें हमने लाल रंग डाला था, लेकिन कुछ समय बाद यह लाल रंग ऊपर चढ़ गया। यह ऊपर कैसे चढ़ गया उसको आपको बताना है। अभी हम बताते हैं इसके बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको आपको हम बताते हैं। किसी पेड़ की, जैसे एक गिलास है ना, गिलास में हम कोई ऐसा पौधा लगा दें, उसे जो न्यूट्रिशन चाहिए उस पौधे के पानी में डाल दें। डालने के बाद इसमें मिट्टी ना रखें, क्या पौधा उसे ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा? दोस्तों, मिट्टी का काम सिर्फ इतना होता है कि पौधों को जो जो जरूरत है न्यूट्रिशन उसे उपलब्ध कराएं और पौधों को खड़ा रखे रहें, बस इतना ही काम होता है। अगर हम पौधों को जो न्यूट्रिशन है उसे अलग माध्यम से दे दें और जो पौधे के खड़े होने का तरीका है, मतलब उसे जो सहारा देने का तरीका है उसे वैसे पकड़ के रोक दें या फिर किसी के सहारे से रोक दें, मिट्टी नहीं रहेगी तब भी पौधा ग्रोथ करेगा। इस चीज को आप जानते रहिए। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिखाया गया चित्र में कि किस तरीके से तने के ऊपर, तने में जल ऊपर चढ़ता है, तने के खुले सिरे का विवर्धित दृश्य है यह। आगे बताते हैं आपको। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल को संवहन करता है। दोस्तों, क्या करता है? जो तना है क्या करता है? जल को संवहन करता है। संवहन आप जानते रहे, संवहन मतलब होता है कि तना जल को अपनी तरफ खींचता है, इसी को संवहन कहलाता है। लाल चाय की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा कि जैसे स्याही तने से ऊपर चढ़ गई, उसी प्रकार से जो जल में, मिट्टी में खनिज, न्यूट्रिशन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वह सब तने के माध्यम से ऊपर चढ़ जाते हैं और पौधों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराते हैं। अब हम सब पत्ती की बात करते हैं। पत्ती, पत्ती अपने आसपास के पौधों की पत्तियों, हाँ, अपने आस पत्ती की बात हो रही है तो अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाएं। क्या आप इन सभी की आकृतियों, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? देखिए दोस्तों, पत्ती का जो आकार होता है, जो रंग होता है, हर पत्ती का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि सबका साइज एक ही जैसा रहेगा। दो, जैसे आप आम के पत्ते ले लें और पीपल की पत्ती ले लें, क्या दोनों की साइज सेम रहेगी? नहीं रहेगी। यह तने में किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वह क्या कहलाता है? पड़वृंद कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या कह रहे हैं? यह तने से किस प्रकार जुड़ी होती है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह किससे जुड़ी होती है? तने से जुड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? पड़वृंद कहते हैं। यह चीज आप जानते रहिए। पत्ती की चपेट, एक मिनट, हाँ, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। फलक क्या कहते हैं? जो पत्ती का चपटा हुआ है हरा भाग होता है, इसे हम फलक के नाम से जानते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियां में परिवृत होते हैं? आप खुद सोचिए दोस्तों। जो यह तना हो गया, यह आपका परिवृंत है। यह जो होता है, जो तने से ज्वाइन होता है, यही आपका परिवृंत
कहलाता है, और ये आपका फलक कहलाता है, जो पत्ती का जो चपटा हुआ भाग होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे समझते हैं। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकते, तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। एक पत्ती को एक सफेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। दर्शाए गए तरीके में से एक ऐसे स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल के तिरछा पकड़िए तथा उसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाएं के रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? इसे पत्ती जो छापने का तरीका दिया है कि आप एक पत्ती ले लीजिए, पत्ती को एक पेपर पे रख दीजिए, ऊपर से पेंसिल का थोड़ा सा झुका के आप रगड़िए, तो जो पत्ती का छाप होता है वह पेपर में छप जाएगा। देखिए चित्र में इस प्रकार से आप कर सकते हैं ट्राई। पत्ते की इन रेखित संरचनाओं का सिरा कहते हैं। जो रेखित संरचनाएं हैं इसे हम क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है? इसे मध्य सिरा कहते हैं। मध्य सिरा दोस्तों, जो पत्ती होती है, जो पत्ती का मोटा सिरा होता है बीच में, इसे दोस्तों मध्य सिरा के नाम से जानते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। जो ऐसे डिजाइन बने होते हैं इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम सिरा विन्यास के नाम से जानते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जलिका रूपी कहलाता है। कैसे है दोस्तों? अगर यह जाल रूपी है, जाल नुमा है, तो इसे हम जलिका रूपी, सिरा विन्यास जलिका रूपी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। यानी आप बिना पत्तियों को तोड़े ही उनका जो सिरा विन्यास है उसका अध्ययन कीजिए। आइए अब हम यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां का कार्य क्या होता है, पत्तियां भोजन में क्यों होती हैं और उनका कार्य क्या होता है, इस पे हम सब चर्चा करते हैं। आवश्यक सामग्री आपको चाहिए: साग पौधा, पॉलीथीन की 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा। आगे हम बढ़ते हैं। पत्तियों में सिरा विन्यास जलिका रूपी समांतर। यहाँ पर 2 पत्तियां दी गई। इस क्रियाकलाप को दिन के समय कहना चाहिए जब धूप खिली हो। इन क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भात सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखाओं को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर आगे बढ़ते हैं। ढककर धागे से बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागे बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटे के बाद पॉलीथीन की थैली को आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? किसी थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? ये आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई। क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलो। देखिए जब आप ऐसी क्रियाकलाप करेंगे, आप देखेंगे उसमें दोस्तों क्या मिलेगा आपको। कुछ अपने आप चित्र में भी देख सकते हैं, चित्र है, इसमें कुछ छोटे छोटे पानी के बूंदे दिखेंगी। ये बूंदे आई कहाँ से? पत्ती में तो कोई पानी था नहीं दोस्तों, फिर पॉलीथीन में भी कोई पानी नहीं था, तो ये बूंदे आई कहाँ से? अब हम सब इस पे चर्चा करते हैं। जल की यह बूंदे पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली है। कहाँ से दोस्तों? पत्ती से निकली है। कैसे रूप में? जल वाष्प के रूप में निकली है। इस क्रिया को क्या कहते हैं?
वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे दोस्तों? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। पौधे क्या करते हैं दोस्तों? जल को जो है वायुमंडल में इसके द्वारा छोड़ते हैं। आपने देखा, आप ये क्रियाकलाप करके देख भी सकते हैं कि पत्ती को लीजिए, पन्नी के अंदर लाइए, बांध दीजिए, बाहर रख दीजिए धूप में, देखेंगे आपके जल की बूंदें जरूर मिलेंगी। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। आगे हम दोस्तों जब चैप्टर 14 पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में और विस्तार पूर्वक से जानेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? हमने जो पत्तियां हैं उसके ऊपर थैली क्यों बांधा दोस्तों? आप कहेंगे हमने इसीलिए बांधा कि ताकि हमको पता चले कि हाँ, जल निकल रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या पौधे को वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते? अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता था। क्या आपने इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगा। हमने जब अध्याय 5 को पढ़ रहे थे वहां पे समझे थे ना कि किस प्रकार से जल जो है वाष्पोत्सर्जन होता है, फिर जल को हम वापस ले सकते हैं। इन सब के बारे में हम सब अगले चैप्टर में, चैप्टर 5 में चर्चा किए थे। आगे बढ़ते हैं। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें। ऐसा नहीं पत्तियों का सिर्फ यही काम है, पत्तियों का और भी काम है। आवश्यक सामग्री: पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परख नली, बर्नर, जेल, प्लेट, आयोडीन विलयन। परख नली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परख नली को जल में से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर न निकल जाए। अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर आगे बढ़ रहे हैं। निकालकर जल से भले भात धोएं। इस प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन के कुछ बूंदे डालिए। आप क्या देखते हैं? अपने परीक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थ के अध्ययन के पोषकों की उपस्थिति की परीक्षण के समय किए गए परीक्षण में कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? हमने अध्याय 2 में देखा कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश। आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ कुछ चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। यह हरी पत्ती है, इसको दोस्तों आयोडीन या विलयन है। इसे हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद फिर इससे क्या किया? बैंगनी रंग की पत्ती, फिर इसे हम इसमें लाए, इसमें जब आयोडीन का विलयन डालें, ये पत्ती कैसी हो गई? ये आपकी बैंगनी रंग की पत्ती हो गई। क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्पिरिट को गर्म करना होता है, अतः अध्यापक को कक्षा में यह प्रयोग स्वयं करके दिखाना चाहिए। और अब हम सब जहाँ पे छोड़े थे करें। और हरे रंग एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। जो पत्तियां होती हैं वह क्या करती हैं दोस्तों? हरे रंग के एक पदार्थ में की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। ये बनाने के लिए क्या उपयोग करती है दोस्तों? जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को कहते क्या है दोस्तों? इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। क्या निकलती है? यह प्रक्रिया करने में दोस्तों क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित होता है। किस रूप में दोस्तों? मंडल के रूप में संग्रहित होता है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। तना क्या करती है दोस्तों? तना का काम क्या होता है? पत्तियों तक जल पहुंचाने का कार्य होता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। देखिए, जल पहुंचाता कौन है? तना पहुंचाता है। जब तना जो है पत्तियों तक जल को पहुंचा देगा तो पत्ती क्या करेगी? जल से अपना भोजन को बनाने का कार्य करती है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है, पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है।
पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का हर्ष उत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ी करती हैं। देखिए, हमने तो समझ लिया कि तने का काम होता है पत्तियों तक जो है जल को पहुंचाना। क्या आपके दिमाग में ऐसा थॉट आया कि जो जल होता है वह तने तक कैसे जाता है? वह तने तक आता है दोस्तों, किसके द्वारा? जड़ के द्वारा आता है। अब हम सब समझेंगे जड़ के बारे में। अपने पत्ती को समझ लिया, जड़ को, तने को समझ लिया, अब हम सब जड़ की बात करते हैं। कह रहे हैं कि ध्यानपूर्वक देखिए, पहले और बूझों में से कौन से पौधों को ठीक प्रकार से जल दे रहा है? तो हम चित्र में देखते हैं। देखिए, इसमें पहेली और बूझो हैं जो कि पौधों को जल दे रहे हैं। इसमें से कौन जो है सही तरीके से जल को दे रहा है उसको आपको बताना है। एक है जो पहेली है, वह दोस्तों कैसे जल दे रही है? वह पौधे के जड़ में दे रही है और उसके पत्ती पे भी पानी जा रहा है। लेकिन जो बूझो है कहाँ में जल दे रहा है? वह दे रहा है दोस्तों उसके पत्ती में ही दे रहा है, जड़ में उसके जल नहीं जा रहा है। क्योंकि जड़ जो जल होता है वह तने तक कैसे जाता है? वह जो है जड़ के सहारे से जाता है। जो जल होता है वह तने तक जड़ के सहारे से जाएगा। अगर जड़ में जल नहीं मिलेगा तो तने के पास जल नहीं पहुंच पाएगा और पत्तियां आपकी सूखने लगेंगी। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्न क्रियाकलाप द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप 6 है। आवश्यक सामग्री 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची। जल क्रियाकलाप विद्यार्थी के समूह में करना चाहिए। बगीचों में किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों कोई क्षति ना हो। खरपतवार के एक, देखिए 2 पौधे हमने उखाड़ा और उसकी जड़ को क्षति ना हो, इस प्रकार से लेना है। इसके बाद इस गमले को आप देख लीजिए, इसी पे आपका रिसर्च हो रहा है। जड़ सहित खरपतवार, जड़ रहित खरपतवार। इसमें है जड़, जो खरपतवार है उसमें जड़ सहित हमने लगाया और इसमें लगाया कि जड़ रहित खरपतवार। इसमें जड़ रहित खरपतवार है। अगले पढ़ने बढ़ते हैं। पौधों के एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। दूसरे पौधे के जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। इनमें से नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात इनके परीक्षण कीजिए, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? करें कि आप एक पौधे की जड़ को काट दीजिए, उसे खरपतवार में लगवा दीजिए, एक पौधे की जड़ सहित खरपतवार में लगा दीजिए। आप डेली जो है उसमें जल दीजिए। 1 हफ्ते बाद आप अवलोकन कीजिए क्या होता है। दोनों पौधे में नियमित रूप से जल दिया गया परंतु एक की जड़ नहीं थे। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। देखिए, जिसमें जड़ लगी है वह पौधा ज्यादा हरा भरा रहेगा, जिसमें जड़ नहीं है पौधा सूख जाएगा। क्यों सूख जाएगा? क्योंकि दोस्तों जब तक जड़ नहीं रहेगी पानी तने तक नहीं जाएगा। अब जब तना नहीं रहेगा पत्ती तक पानी नहीं पहुंच पाएगा और पत्ती आपकी सूख जाएगी, पौधा आपका पूरा सूख जाएगा। अच्छा, कुछ क्रियाकलाप पे बढ़ते हैं। आवश्यक सामग्री मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल। इतनी सामग्री आपको चाहिए। मक्का का बीज चाहिए, चने का बीज चाहिए, रुई चाहिए, कटोरी तथा जल। 2 कटोरियां लीजिए, इनमें से भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरे में मक्के के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर निवेदित नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या निवेदित सरलता से रुई से बाहर खिंच जाता है और क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधे के भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। हम पौधों को दोस्तों सीधा जमीन से सीधा खींच के निकाल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जड़ें जो होती हैं वह जमीन को पकड़ लेती हैं और जब जमीन से जकड़ लेती हैं तो वह हमारे पौधा सीधा नहीं निकल पाता, उनको जमीन को खोद कर निकालना पड़ता है। जड़ें भी कई प्रकार से होती हैं, जड़ के बारे में बताएंगे आपको। मूसला जड़,
जकड़ा जड़, तो जकड़े जड़ भी कई प्रकार से होती हैं। क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधे को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल सकते, उन्हें मिट्टी से खोद कर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधे की मिट्टी को मजबूती से जमाए रखती हैं या फिर जकड़े रहती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है दोस्तों। इन्हें क्या कहा जाता है? मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। हमने देखा कि तनी हुई पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ें में भी विविधता दिखाई देती है? हमने देखा कि पत्तियां भी और जो तना है प्रकार से होते हैं, विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। क्या जड़ें भी? आप कहेंगे हाँ, जड़ें भी कई प्रकार की पाई जाती हैं। कुछ क्रियाकलाप के बारे में दिया गया है, ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। अब चने को पौधे के जड़ों को देखिए। क्या यह चित्र 7.16 ए के समान दिखती है अथवा चित्र इतने में मक्का पौधे के जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृति के चित्र के साथ मिलान करें। खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। चने एवं मक्के की जड़ें में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है? ऐसा प्रतीत होती है कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं। क्या जड़ें का कुछ और भी प्रकार है? आइए इसको पता लगाएं। देखिए हमने क्या रखा था, हमने रखा था चना और जो है मक्का। आप देखेंगे किस एक जड़ ऐसी हो गई, एक जड़ ऐसे ऐसे निकल रही है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जड़ें मक्का और चना दोनों को हमने एक ही प्रक्रिया से रखा, एक ही कटोरी में रुई के साथ पानी दिया, लेकिन जड़ें उनकी अलग अलग प्रकार से होते हैं। क्या सिर्फ दो ही प्रकार की जड़ें होती हैं या फिर और भी प्रकार की जड़ें होती हैं? इस पे हम सब चर्चा करते हैं। खुले मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हैं। कुछ खरपतवार पौधे के मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधे की जड़ें या तो चित्र 7.16 ए के तहत है या अथवा चित्र 7.16 बी के तहत है? जब आप जड़ देखेंगे तो इन्हीं दो प्रकार से होती हैं। जड़ तो और प्रकार से होते हैं, लेकिन आप क्या करें, अगर आप चना के पौधे उखाड़े और मक्का को उखाड़ेंगे तो इन्हीं प्रकार से दो प्रकार से निकलेंगी जड़ें। अब हम सब जड़ों के और प्रकार समझते हैं। एक चित्र में है, इसमें लिखा गया रेशेदार जड़। रेशेदार आप ऐसे देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे रेशा निकला है। लेकिन मूसला जड़ ऐसे देखें, एक ऐसा निकला है, तना की तरह आया, फिर इसमें से ऐसे ऐसे जड़ें निकले हैं। इसे आप मूसला जड़ कहेंगे, इसे आप रेशेदार जड़ें कहेंगे। इन पौधे की विशेषता समझते हैं। जिन पौधे की जड़ें इतने चित्र के तहत की तरह हैं, उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। अब देखिए इसमें जो ये छोटी जड़ें थी, ये जो छोटी छोटी थी, इन्हें हम पार्श्व जड़ कहते हैं, लेकिन इसको पूरा हम मूसला जड़ कहते हैं। जिन पौधे की जड़ें के समान है उनसे कोई मुख्य जड़ नहीं होती हैं, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। अब देखिए जो दूसरा चित्र था उसमें सभी जड़ें एक समान थी, उसमें से कोई मूल जड़ नहीं निकल रही थी, मूल जड़ से कोई जड़ निकल रही है, इसलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं? झकड़ा जड़ कहते हैं या फिर रेशेदार जड़ कहते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर दो समूह में छाटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार वाले जड़ को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधे की पत्तियां देखिए, इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है? समूह बी के पौधे की पत्तियां का सिरा विन्यास किस प्रकार का है? आप दोनों में तुलना करना है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। अब बूझों के अंदर कुछ बात आ रही है, समझते हैं क्या। बूझों के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी तो उसे उस पौधे का उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, वह पौधे की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकता है। वह ऐसे सोच रहा है कि हम जड़ को उखाड़ के चेक करने की जरूरत क्या है, हम वैसे भी पत्ती को देखकर उसका जवाब दे सकते हैं क्या? आइए हम समझते हैं।
क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्तियों के पौधों की पत्तियों के सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधे जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को शायरी का सही रूप भर सकते हैं? जड़ के प्रकार एवं पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार है? आपको बताना है, पौधे का नाम लिखना है और उसका सिरा विन्यास कैसा है, उसका जड़ का प्रकार कैसा है। आप जब ऐसे तुलना करेंगे तो आप पता चल जाएगा कि क्या जैसे पत्ती में जो डिजाइन बने होते हैं, जैसे उसका सिरा विन्यास होता है, क्या उसी प्रकार से जड़ भी होते हैं। इस पॉइंट को हम सब पढ़ते हैं। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी में जल का अवशोषण करते हैं तथा तना एवं जल खनिज की पत्तियों एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टैपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भाग को भी खाते हैं जहां भोजन भंडारित रहता है। हम भोजन दोस्तों, पौधे के हम सब अलग अलग भाग को खाते हैं। किसी भाग को जड़ खाते हैं, किसी का तना खाते हैं, किसी का फूल खाते हैं, किसी का फल खाते हैं। हम सब हर पौधे का अलग अलग भाग को सेवन करते हैं। एक तना दो तरफ मार्ग की तरह दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। क्या अब इस बात से सहमत है कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? चित्र इसमें आप देख सकते हैं। दो तरफ मार्ग की तरह, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर आते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। हमने जड़ को समझ लिया, पत्ती को समझ लिया, तने को समझ लिए। अब हम सब पुष्प की बात करते हैं। गुलाब के पौधे के तीन आरेख हैं, यह इतने इतने पे दिया गया है, दर्शाए गए हैं। कुछ कौन सी स्थिति में आप पौधे की भली भांति पहचान सकते हैं, क्यों? में पुष्प रखने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे हैं? देखिए इसमें तीन कॉलम दिया गया है ना। इसमें आप किस जगह पे समझ गए कि हाँ यह गुलाब का पौधा है? पहले तो सिर्फ डंठल लगाया गया है। क्या इस डंठल को देख के आप बता सकते हैं क्या गुलाब का पौधा है? आप कहेंगे नहीं। उसके बाद इसमें पत्तियां आई। अब पत्तियों को देखकर आप बता सकते हैं कि हाँ यह जो है गुलाब का पौधा है। लेकिन और क्लियर होने के बाद जिसमें फूल आ गया, आप एकदम श्योर हो जाएंगे यह आपका गुलाब का ही पौधा है। ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ चीज की जो आपने पत्ती देखी है, गुलाब का पत्ती देखी, आप तुरंत समझ गए। लेकिन क्या ऐसे पौधे का जिनका आप पत्ती ना देखे हों, तो फिर उसमें आपको समस्या हो जाएगी पत्ती देख को। लेकिन आप एग्जैक्ट जब फूल देख लेंगे तो तुरंत समझ आएंगे कि इस चीज का पौधा है। गुलाब ए पत्ती विहीन शाखा बे, पत्ती सहित शाखा सी पत्ती में पुष्प सहित शाखा। यहाँ पे कह रहे हैं कि अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी ने गुलदाउदी ना लें, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का गुच्छा है, जैसा कि आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगली कक्षा में तो क्या पढ़ेंगे, इन सब पुष्पों के बारे में। करें आपको नहीं लेना है, गेंदा नहीं लेना है, सूरजमुखी नहीं लेना है अथवा गुलदाउदी, यह पुष्प नहीं दोस्तों, पुष्पों का एक गुच्छा के रूप में जाना जाता है। क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के भी पुष्प देखे हैं? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। कह रहे हैं आप क्या गेहूं का पुष्प, मक्का का पुष्प, आम का पुष्प, इन पुष्पों को भी देखे हैं? क्रियाकलाप 10 है। आवश्यक सामग्री एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के दो पुष्प हैं। धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस, जल। इतना चीज का आपको प्रयोग करना है, ध्यान पूर्वक अवलोकन करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। खिले हुए पुष्प का एक प्रमुख भाग का कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियां हैं। विभिन्न पुष्पों की
पंखुड़ियां अलग अलग रंग को हो सकती हैं। जो पंखुड़ियां दोस्तों, कुछ का एक ही रंग होता है, कुछ का जितने पंखुड़ियां होती है अलग अलग रंग का होता है, कोई अलग कलर का होता है, मतलब सबका अलग अलग रंग का होता है। आपके विचार में कलिका में कुछ पंखुड़ियां कहाँ बंद थी दोस्तों? जो कलिका है इसमें इतनी बड़ी पंखुड़ियां दोस्तों कहाँ पे बंद थी? आपके दिमाग में ऐसा आएगा ना, छोटी सी कलिका होती है उसमें बड़े से फूल खिल जाते हैं, वो कहाँ पे बंद होते हैं? आगे बढ़ते हैं। कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्तियों की भांति दिखाई देते हैं? इन्हें वायुदल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वायुदल कहते हैं। पुष्प के वायुदल एवं पंखुड़ियों को भले भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको उसके बारे में आप बताइए। इनमें से कितने बाह्यदल हैं? क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं? बाह्यदल में पंखुड़ियां किन रंगों की हैं? आपके फूल या पंखुड़ियों की संख्या कितने हैं? क्या क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं? क्या जुड़े हुए बाह्यदल वाले पुष्प की पंखुड़ियां अलग अलग एवं संयुक्त हैं? ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसे क्वेश्चन आप जो फूल लेंगे उस फूल पे यह आप क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। कह रहे हैं कि पुष्पों का परीक्षण। पौधे का नाम हो गया गुलाब। वायुदल संख्याओं का एक रंग, अनेक रंग है तो अनेक है दोस्तों। पंखुड़ियों के रंग, उनकी संख्या 5 रंग। बाह्य जड़ें अथवा स्वतंत्र नहीं, पंखुड़ियां जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र पृथक हैं। पुंकेसर अथवा पंखुड़ी से जुड़ी है, स्वतंत्र है। स्त्री केसर उपस्थित अनुपस्थित उपस्थित है। इस प्रकार से आप कोई भी पुष्प लेकर ऐसे क्वेश्चन को अपने दिमाग में लाके उसका जवाब सोच सकते हैं। अब हम सब आगे बढ़ते हैं। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने परीक्षण इस सारणी में लिखें। इस सारणी में अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प का आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य। यानी आप पंखुड़ी को कब देख सकते हैं? जब वह जुड़ी हो या फिर जब वह स्वतंत्र हो। यहाँ धतूरा दिया गया है। घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसके आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदलीय पंखुड़ियों को हटा दीजिए, चित्र में दिया गया है। देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर को पहचानिए। ध्यानपूर्वक देखिए चित्र में, यह देखिए इस चित्र को कह रहे हैं कि ध्यानपूर्वक आपको देखना है। इसमें विभिन्न पुष्प पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर हैं। आपको हम अब चित्र दिखाते हैं। देखिए इस चीज को आप क्या कहते हैं? ये छोटे छोटे जो होते हैं पुष्प के ऊपर, इसे परागकोश कहते हैं। यह जो होता है आपका पुंकेसर होता है, यह जो होता है यह आपका स्त्री केसर होता है। यह पुष्प के कुछ भाग हैं। दिखाए गए क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प के पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। जो उसके केंद्र में भाग स्थित होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर हटा दीजिए। चित्र इतने पॉइंट की सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए। यह पुंकेसर है दोस्तों, पुंकेसर के भाग हैं, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह स्त्री केसर का भाग है। देखिए यह स्त्री केसर के भाग हैं। इसमें आप चित्र में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इसे हम वर्तिका के नाम से जानते हैं, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं, इसे हम अंडाशय कहते हैं। आप पे जो एक पुष्प होता है, आप पुष्प में जब हटाएंगे वहां पे आपको ऐसे चीज जरूर मिलता है, इसे हम अंडाशय के नाम से जानते हैं। अपने पुष्प के स्त्री केसर को
स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। इसे चित्र बनाने के लिए बोला जा रहा है। आप पे किसी पुष्प का विकास कैसे होता है यहाँ पे आप देख गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्रियाकलाप दिखा रहा है। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। किसकी करें? हमको जो पुष्प के अंडाशय हैं उसकी संरचना का हम सबको अध्ययन करते हैं। कैसे? अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। जो स्त्री केसर का सबसे निचला में फूला हुआ भाग होता है, इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, चित्र इसमें देख सकते हैं। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर इस चित्र के अनुसार रखकर उसे दो प्रकार से काट सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कैसे काटा गया है। आप इस प्रकार से काट सकते हैं, इस प्रकार से काट सकते हैं। आप जब काटेंगे तो आपको मिलेगा क्या, दिखाते हैं। एक मिनट। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे, काटने के बाद हमको क्या मिला, जब हम काट दिए यहाँ मिला, जिसे हम बीजांड के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बीजांड बोलते हैं। जब हम जो अंडाशय है, स्त्री केसर का भाग है, उसमें जो अंडाशय है उसे काटेंगे तो हमें यह बीजांड मिलता है, जिसे हम छोटे छोटे होते हैं, इसे हम बीजांड के नाम से जानते हैं। इसके बारे में और हम समझते हैं। अंडाशय के काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन पर जल की बूंदें रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय की छोटी छोटी गोल रचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें बीजांड कहते हैं। जो छोटी छोटी गोल गोल रचनाएं होती हैं इसे हम बीजांड के नाम से जानते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्प का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए। एक से अधिक पुष्प का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। इस प्रकार से आप दोस्तों और पुष्प को लेकर उस पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं, नोटबुक में जो भी कुछ हमने लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या सभी फूल के बाह्यतल पंखुड़ी पुंकेसर स्त्री केसर पाए जाते हैं? अगला क्वेश्चन है, क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता है? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनके बाह्यदल और पंखुड़ी समान दिखते हैं? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्यदलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? यह तो हम समझ लिए दोस्तों। अब हम सब कुछ और पॉइंट को समझ के फिर क्लास क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या आप इस बात से सहमत है कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती है? तो आप कहेंगे सही है दोस्तों, सभी पुष्पों की संरचना एक जैसी होती है? नहीं होती है। विभिन्न पुष्पों के बाह्यदल पंखुड़ियों पुंकेसर स्त्री केसर की संख्या अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। अब हम सब कुछ शब्द की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसकी हमने आज चर्चा किया। प्रमुख शब्द क्या है? हमने आरोही लता की बात किया था ना, कि जो किसी की सहायता से ऊपर चढ़ के फरे। जैसे एक होता है जैसे जो जमीन पे रेंग के फरता है, जमीन पे फैलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आरोही की हम किसे बोलते हैं? आरोही। जब किसी की सहायता से, विसर्पी लता उसे बोलते हैं जो जमीन पे फैलता है, और जब किसी की सहायता से ऊपर चढ़ता है उसे हम आरोही। फिर संवहन है, विसर्पी लता है, रेशेदार जड़ है, शाख है, पार्श्व जड़ है, मध्य सिरा है, सिरा विन्यास है, विजांड है, समांतर सिरा विन्यास है, वृंत है, प्रकाश संश्लेषण है, स्त्री केसर है, जलिका रूपी सिरा विन्यास है, वायदल है, झाड़ी है, पुंकेसर है, मुसला जड़ है, वाष्पोर्जन है, वृक्ष है। इन सब के शब्दों के बाद आज हमने चर्चा किया। हम सब कुछ इसके आज की क्लास के सारांश पे चर्चा कर लेते हैं, फिर हम सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो क्लास का सारांश है, सामान्यतः पौधे का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने, शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होते हैं। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत एवं फलक होते हैं। पत्ती में सिराएं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जलिका रूपी अथवा
समांतर हो सकते हैं। यह आज की क्लास का सारांश था। अब हम सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, पुष्प में कौन सा भाग नहीं सम्मिलित है? बाह्यदल है, पंखुड़ी है, स्त्री केसर है, पुंकेसर है या फिर मूलांकुर है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं केवल एक सही है, केवल 1 और 4 सही है। सेकंड थर्ड ऑप्शन है 4 और 5 सही है, लास्ट ऑप्शन है केवल 5। आप कहेंगे पुष्प के विभिन्न भागों में बाह्यदल सम्मिलित होता है, पंखुड़ी भी होता है, पुंकेसर भी होता है, स्त्री केसर में, जो कि मूलांकर शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, किसकी बात करें? पत्तियों के संदर्भ में आपको बताना है। तो पत्तियों के संदर्भ में जो सही नहीं है, पहला ऑप्शन है पत्ती में सिराएं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जलिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। सेकंड है पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। थर्ड है पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह मंड संश्लेषित करती हैं। लास्ट है पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जो सही कथन सही नहीं है, यही आपका सही नहीं है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तनी दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनी के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भाग तक पहुंचता है। सेकंड है पत्तियों द्वारा बना भोजन तने से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है पहला केवल 1 सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल 2 सही है, थर्ड ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही है, लास्ट ऑप्शन है ना तो 1 ना तो 2 सही है। राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ से जमाए रखती हैं। जलिया रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों की पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। कथन इसमें से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है 1 और 2 सही है, सेकंड ऑप्शन है केवल 2 सही है, थर्ड ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही है, लास्ट ऑप्शन है ना तो 1 ना तो 2 सही। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है, ऑप्शन फर्स्ट ही यही सही है, बाकी यह गलत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? जो जड़ नहीं है उसको आपको बताना है। गाजर है, मूली है, सलजम है, आलू है। आप कहेंगे आलू जो है ये जड़ नहीं है, यह तने के रूप में इसका हम सब सेवन करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। आज हम सब दोस्तों क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है, जिसमें हम सब 7वां चैप्टर जो था आपका, उसको हम सब कवर किए। इसके बारे में हम सब सबसे पहले थ्योरी को समझे, फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन को भी कवर किए जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन। तो इसी के साथ ये क्लास ही समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।